नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाएं। यानी हमारे शरीर में रुधिर का परिवहन जो होता है वो इन्हीं वाहिकाओं के माध्यम से होता है और इसी कारण इन्हें हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। सामान्यतः हम बात करें तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं धमनी पाई जाती है, आर्टरीज होती हैं, वेन होती हैं यानी कि शिराएं होती हैं और केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज होती हैं। ये 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। एक एक करके हम डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे। धमनियों के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, धमनियाँ किस प्रकार से ब्लड का परिवहन करती है, किस प्रकार का रुधिर इनमें प्रवाहित होता है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, और एक अपवाद स्वरूप एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इनमें से कौन सी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, इसका क्वेश्चन हम आगे वीडियो में जानेंगे। और शिरा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शिरा में किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है, सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है और ऐसी कौन सी शिरा होती है जिसमें से शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। और केशिकाओं से संबंधित यह आ जाए कि केशिकाएं हमारे शरीर में किस प्रकार से फैली रहती है और जितना भी जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में, जो अंग होते हैं, ये कौन सी ऐसी वाहिकाएं होती हैं जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं, ये केशिकाओं से संबंधित आ जाएंगे। और इन सभी से संबंधित छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ये कंपटीशन एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके बोर्ड में भी धमनी और शिरा से संबंधित बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, या फिर अपवाद जो होते हैं इनके कि फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है और फुफ्फुसीय शिरा क्या होती है। ये दोनों अपवाद होते हैं और इन अपवादों से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है 12th क्लास बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है और 10th क्लास के विज्ञान के लिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि जिन नलिकाओं में रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें हम कहते हैं रुधिर वाहिकाएं। तो एक बार लिख लेते हैं, जिन नलिकाओं में रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। यानी कि जिन नलिकाओं में रुधिर का प्रवाह होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। और सामान्यतः जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से, एक बार इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, धमनी आ जाएगी यानी कि आर्टरीज। सेकंड पे बात करें तो शिरा आ जाएगी जिसे हम वेन कहते हैं इंग्लिश में। और थर्ड आ जाएगी केशिकाएं। ये 3 प्रकार की जो होती हैं नलिकाएं पाई जाती हैं या फिर ये कह सकते हैं रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं जो ब्लड का या रुधिर का परिवहन करती हैं। धमनी क्या करती है, धमनी हमारे हृदय से हमारे जितने भी जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे शरीर के जो भाग होते हैं, उन भागों तक रुधिर को पहुंचाने का जो कार्य है वो धमनी के द्वारा किया जाता है। और शिरा क्या करती है, उन अंगों से जो रुधिर होता है उसको लेकर के हृदय में पहुंचाने का कार्य शिरा के द्वारा किया जाता है। केशिकाएं जो होती हैं ये हमारे शरीर में क्या करती है, बहुत सारी फैल करके पूरे शरीर में क्या करती है, जाल बना लेती है जिसे हम केशिका जाल भी कहते हैं। और जो जितने भी टिश्यू या ऑर्गन्स होते हैं वे क्या करते हैं, इन्हीं केशिकाओं से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे जल है, जल में घुले हुए पदार्थ जैसे प्रोटीन्स हो गया, इसके अलावा ग्लूकोज है, इन सभी को प्राप्त जो करते हैं वो इन्हीं केशिकाओं से करते हैं। क्योंकि इनकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है, जल और जो हमारा रुधिर होता है उसमें जितने भी घुले हुए पदार्थ होते हैं उनके लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि जो ब्लड का जो परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है और उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये वाहिकाएं कौन कौन सी है। एक एक करके हम इन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रुधिर की बात करें तो रुधिर सबसे पहले कहाँ होता है, मान लीजिए हृदय में होता है और हृदय से रुधिर जाता है धमनी में यानी कि आर्टरीज में। धमनी आगे छोटी छोटी शाखाओं में बटी होती है, इन्हें हम कहते हैं धमनिकाएं।
पतली पतली छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और जो धमनी की होती हैं, और इन्हें हम इन्हीं के नाम पर कह देते हैं धमनिकाएं। इन्हें आर्टरीज कहते हैं, इन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और इसके बाद में ये आगे बढ़ जाती है केशिकाओं में, कैपिलरीज में, केशिकाओं में बढ़ जाती है। केशिकाएं आगे जाकर के सीरिकाओं में खुलती हैं। अब ये सीरिकाएं क्या होती हैं? सीरा तो हम जानते हैं, सीरिकाएं क्या होती हैं। जिस प्रकार से धमनी की पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं? धमनिकाएं कहलाती हैं। उसी प्रकार से सीराओं की पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं? सीरिकाएं कहलाती हैं। इन्हें वेन्यूल्स कहते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद में क्या होता है? ये रुधिर आ जाता है सीरा में या वेन्स में आ जाता है, और वेन से फिर पुनः किस में आ जाता है? हृदय में रुधिर आ जाता है। ये क्या होता है? हृदय जो रुधिर होता है उसका परिवहन होता है। देखो मैंने फेफड़े नहीं बनाए यहाँ पे, क्योंकि जो अशुद्ध रुधिर होता है वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भी जाता है, और फेफड़ों से वापस क्या होता है? शुद्ध रुधिर वो हृदय में आता है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं बनाए हैं। देखो हृदय, हार्ट से जो रुधिर होता है वो धमनियों में जाता है, धमनियों से आगे धमनिकाओं में, और फिर केशिकाओं में। केशिकाओं से जो उत्तक या ऑर्गन्स होते हैं या अंग, ये क्या करते हैं? इनसे रुधिर या रुधिर में घुले हुए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो इनसे प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में रुधिर होता है वो कैसा हो जाता है? अशुद्ध रुधिर हो जाता है। इसमें CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की कम होती है। इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो केशिकाओं से उत्तक या अंग प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में सीरिकाओं में जाता है, और सीरिकाएं सीरा में खुलती हैं, और सीरा फिर अंततः हृदय में चले जाती हैं। ये रुधिर का परिवहन होता है। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से फैली रहती है। एक बार इनका डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं, और फिर एक एक करके हम तीनों के विषय में देखेंगे। ये मान लीजिए आपके फेफड़े हो गए, ये फेफड़े हो गए। यहाँ पे मैं हार्ट बना देता हूँ, और यहाँ आपका टिश्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ टिश्यू से और अशुद्ध रुधिर लेकर के आती हैं सीरा। इनके नाम मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी ऊर्ध्व महासीरा होती है और कौन सी महाधमनी होती है। तो यहाँ से अशुद्ध रुधिर जो होता है, ये क्या होता है? अशुद्ध रुधिर वो लेकर के आती है इस दाएं आलिंद में, राइट ओरिकल में, और यहाँ से फिर रुधिर जाता है ये किसमें? फेफड़ों में चला जाता है, और फिर यहाँ से शुद्ध रुधिर होता है वो आता है इसमें बाएं आलिंद में, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस साइड में क्या होता है? शुद्ध रुधिर होता है, इस साइड में अशुद्ध रुधिर होता है। तो ये इसमें शुद्ध रुधिर, अगर यहाँ से शुद्ध रुधिर है वो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं समस्त शरीर के लिए यहाँ से जाता है, और ये किसके माध्यम से जाता है? महाधमनी, या जिसे हम एओर्टा भी कहते हैं, या वेना कावा हो जाएगा, या इसे हम महासीरा भी कहते हैं। अब यहाँ जाने के बाद ये सीरा हो गई और ये महाधमनी होगी। ये क्या करती है? आगे बहुत पतले पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। मैं एक दो ही बना रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ये जो शाखाएं होती हैं ये कहलाती हैं धमनिकाएं। धमनिकाएं, ये धमनिकाओं भी आगे जाकर के क्या होती है? पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। ये बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ये जो शाखाएं होती हैं ये होती हैं केशिकाएं। ये केशिकाएं फिर क्या करती है? आगे जाकर के अंत तक खुल जाती है सीरिकाओं में। अब सीरिकाएं मैं यहाँ से बना देता हूँ। ये भी क्या होती है? बहुत सारी शाखाएं होती हैं इसकी, और ये मैं यहाँ मिला देता हूँ इसे। ये जो आगे शाखाएं बनती हैं ये कौन सी होती है? सीरिकाएं होती हैं। यानी कि रुधिर है वो महाधमनी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में जाता है।
ये धमनी होगी। धमनी के बाद में क्या होती है, धमनी आगे पतली शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें हम धमनिकाएं कहते हैं, और इन धमनिकाएं आगे जाकर के खुल जाती है किसमें, केशिकाओं में। तो धमनिकाओं के आगे पतली पतली जो शाखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं केशिकाएं। इन केशिकाओं के संपर्क में रहते हैं हमारे जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं वो, क्योंकि यही ऑर्गन इन केशिकाओं से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज, ये सभी इन्हीं केशिकाओं से प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त होने के बाद जो CO2 होती है वो ब्लड में डाल दी जाती है। इस ब्लड का परिवहन करती है सिरिकाएं, यानी केशिकाओं से फिर रुधिर कहाँ जाता है, सिरिकाओं में जाता है, और सिरिकाएं खुल जाती है फिर शिरा में, यानी कि महाशिरा में, और महाशिरा जाकर के फिर हमारे हृदय में चली जाती है, और हृदय से फिर जो अशुद्ध रुधिर होता है ये जाता है फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से जाता है फेफड़ों में, और शुद्ध रुधिर होता है वो फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आता है बाएं आलिंद में, या फिर हम कह सकते हैं हृदय में। तो देखो इसमें सामान्यतः जो धमनियां होती है उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन ये अपवाद होता है इस तरफ, ये फुफ्फुसीय धमनी अपवाद होता है, इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। इसी प्रकार से सभी शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर होता है। यह भी आगे हम इन सभी की डिटेल से देखेंगे। मैं एक बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से ये व्यवस्थित होती हैं, कि धमनियाँ आगे जाकर के धमनिकाओं में बढ़ जाती है, धमनिकाएं केशिकाओं से जुड़ी रहती है, और इन्हीं केशिकाओं से जो अंग होते हैं या टिश्यू या सेल्स होती हैं वो इनसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज है, ये सभी जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद में जो रुधिर होता है वो चला जाता है सिरिकाओं में। सिरिकाएं क्या होती हैं, शिरा की पतली पतली शाखाएं होती हैं, ये सिरिकाएं खुल जाती जाके शिरा में, और शिरा फिर हृदय में चला जाता है। इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर में रुधिर का परिसंचरण होता है। तो अब एक एक करके हम इन सभी के विषय में देखते हैं, तीनों के विषय में हम डिटेल से देखते हैं। 3 प्रकार की हमने बात कर ली। अब इनमें से क्या होता है, जो धमनी और शिरा होती हैं इनकी जो भित्ति होती है वो एक समान पाई जाती है। तो उस भित्ति की हम संरचना एक बार देख लेते हैं। धमनी व शिरा की भित्ति, धमनी और शिरा की जो वॉल होती है वो किस प्रकार की होती है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो इन दोनों की वॉल में 3 क्षेत्र पाए जाते हैं या 3 परत पाई जाती हैं, जिसमें सबसे पहली जो परत आती है वो कौन सी है, पहली परत हो जाएगी बाह्य कंचुक। बाह्य कंचुक या इसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना या बाह्य कंचुक। ये क्या होती है, सबसे बाहरी परत होती है। शिरा और जो धमनी होती है इनमें सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, बाह्य कंचुक होती है, और ये मुख्य रूप से संयोजी ऊतकों की बनी होती है। संयोजी ऊतक की बनी होती है, और इन संयोजी ऊतक में क्या पाया जाता है, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने, कौन से तंतु होते हैं, अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु होते हैं। इस कारण से क्या होती है, जो बाह्य कंचुक होती है वो लचकदार नहीं होती है, मुलायम नहीं होती है, दृढ़ होती है। तो एक बार फिर से हमें ध्यान में रखना है कि ये सामान्यतः संयोजी ऊतक की बनी होती है जिसमें अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मध्य कंचुक आ जाएगा। मध्य कंचुक को हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। इसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से बात करें तो मध्य में पाई जाती है, मध्य में प्रेजेंट होती है। ये प्रत्यास्थ जो कोलेजन तंतु होते हैं वो पाए जाते हैं, और साथ में इनमें जो अरेखित पेशियां होती हैं, अरेखित पेशियां वो वर्तुल रूप में व्यवस्थित होती है। अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, और ये अरेखित पेशियां यानी कि अरेखित पेशियां कौन सी होती है, जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता सामान्य। देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको ये किस प्रकार से होती हैं। ये इस प्रकार की सेल्स होती हैं, और ये आपस में इस प्रकार से जुड़ी रहती हैं।
ये इस प्रकार से इनमें ये केंद्रक होता है। ये अरेखित पेशियों की कोशिकाएं होती हैं, वो इनमें वर्तुल रूप से व्यवस्थित होती हैं और इनमें प्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। प्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। क्या ध्यान में रखना है इसमें आपको? अरेखित पेशियों को ध्यान में रखना है कि इसमें अरेखित पेशियां पाई जाती हैं जो कि वर्तुल रूप में व्यवस्थित होती हैं और इनमें प्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं जो इनको लचकदार बनाते हैं। और एक चीज़ आपको यह ध्यान में रखना कि ये मध्य कंचुक होता है, ये धमनियों का मोटा होता है, शिराओं में पतला होता है जबकि धमनियों में मोटा होता है। इसमें तीसरा आ जाएगा फिर अंतःकंचुक। अंतःकंचुक या इसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। इसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। देखो अंतःकंचुक होता है, ये सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे आंतरिक परत होती है और इसका आपको ध्यान में रखना है कि ये अंतः उपकला से बनी होती है, अंतः उपकला से बनी होती है या इसे हम कहते हैं एंडोथेलियम। अंतः उपकला या एंडोथेलियम से बनी होती है। स्क्वामास एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है, अंतः उपकला या एंडोथेलियम से बनी होती है। और ये कैसी होती है? अंदर से जो अंदर का इसका व्यास देखें या अंदर की सतह देखें तो वो बहुत ही चिकनी होती है। तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान में रखना कि बाह्य कंचुक होती है, ये अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु से बने हुए संयोजी ऊतक से बनी होती है। मध्य कंचुक या ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो ये अरेखित पेशियां जो पाई जाती हैं इनमें वर्तुल रूप में व्यवस्थित होती हैं, प्रत्यास्थ कोलेजन तंतु इसमें प्रेजेंट होते हैं। अंतःकंचुक या ट्यूनिका इंटीमा की बात करें तो इनमें सामान्यतः बात करें तो स्क्वामास एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी हुई अंतः उपकला एंडोथेलियम कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनकी जो आंतरिक सतह होती है वो बहुत ही चिकनी होती है। ये धमनी और शिरा की भित्ति होती है वो इस प्रकार से होती है। अब हम सबसे पहले धमनी की बात करते हैं कि धमनी में कौन कौन से जो स्पेशल प्रकार की जो कैरेक्टर होते हैं वो पाए जाते हैं। धमनी या आर्टरीज। धमनी या आर्टरीज की बात करते हैं तो ये क्या करती हैं? रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। रुधिर को हृदय से दूर। देखो पीछे हम छोटी क्लासों में ये डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि जो आर्टरी या धमनी होती है इनमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन मैंने पीछे बताया कि एकमात्र अपवाद होती है इसमें जिनमें अशुद्ध रुधिर होता है। तो इसकी डेफिनेशन है वैसे सेट नहीं बैठती है, तो इसलिए हमारी डेफिनेशन साफ है कि रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। इस ए को आप याद रख लेना, ए मतलब अवे, अवे मतलब क्या होता है? दूर। तो ये क्या करती है? धमनी जो होती है ये हृदय से रुधिर को दूर ले जाती है, रुधिर को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो धमनियां होती है ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहां तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती है। अब इसमें हम बात करें इनका मध्य कंचुक। मध्य कंचुक जो होता है वो कैसा होता है? मोटा होता है। मध्य कंचुक मोटा होता है, इस कारण से इनका आंतरिक व्यास शिराओं की तुलना में कम होता है। यानी कि जो धमनियां होती है इनका जो मध्य कंचुक होता है ट्यूनिका मीडिया बहुत ही मोटा होता है, इस कारण से जो आंतरिक व्यास होता है शिराओं की तुलना में कम होता है। और कम होने के कारण क्या होगा? रुधिर क्या होगा? हृदय के द्वारा पंप किया जाएगा, इस कारण से रुधिर का प्रवाह है तेज, यानी कि तेज गति से होता है, तेज होता है और साथ में तेज व अधिक दाब पर होता है, तेज व अधिक दाब पर होता है। देखो इनका जो आंतरिक व्यास होता है बहुत ही कम होता है। ये हम सामान्यतः जानते हैं कि कोई भी जो मोटी पाइप होती है इसमें से अगर पानी गुजरता है तो इनका क्या हो जाएगा? दाब क्या हो जाएगा? प्रेशर कम होगा,
लेकिन अगर यही पाइप इतनी पतली सी है तो इनमें क्या हो जाएगा, प्रेशर अधिक होगा। तो इसी कारण से क्या होता है, आपने जो हमारे वाहन होते हैं उनको धोते हुए देखा होगा आपने, उसके लिए बहुत ही पतली पाइप रखते हैं वो, तो उसमें बहुत ही प्रेशर से पानी जाता है। तो वही सिस्टम इनमें होता है कि जो हृदय होता है ये क्या करता है, रुधिर को पंप करता है, और पंप करता है तो ये जो धमनियाँ होती हैं इनका जो आंतरिक व्यास होता है बहुत ही कम होता है, और इस कारण से रुधिर का प्रवाह भी तेज होता है और ये अधिक दाब पर प्रवाहित होता है। इसके बाद में हम बात करें, इनमें सामान्यतः क्या होता है, कपाट नहीं पाए जाते हैं, कपाट नहीं पाए जाते हैं। जो धमनियां होती हैं इनमें सामान्यतः बात करें तो कपाट नहीं होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप इनमें भी क्या होते हैं, कुछ अपवाद पाए जाते हैं। वो कौन से हैं, एक तो महाधमनी, महाधमनी या एओर्टा, व एक होती है फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी व फुफ्फुसीय धमनी, इन दोनों में क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। और वह कपाट कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। धमनियां जो होती हैं इनमें कपाट नहीं पाए जाते, लेकिन अपवाद स्वरूप महाधमनी और फुफ्फुसीय कांड या फुफ्फुसीय धमनी इस प्रकार से होती हैं जिनमें अर्धचंद्राकार या सेमी ल्यूनर कपाट पाए जाते हैं। अब महाधमनी है, इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी, तो ये जो महाधमनी है यही हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। और ये काम क्या करती है, ये रुधिर को बाएं नीले से समस्त शरीर में पहुंचाती है, समस्त शरीर में पहुंचाती है। यानी कि महाधमनी या एओर्टा की बात करें तो ये सबसे बड़ी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, और ये हृदय से रुधिर को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का, यानी अंगों तक पहुंचाने का कार्य इसी महाधमनी के द्वारा किया जाता है। रुधिर को बाएं नीले से समस्त शरीर में पहुंचाने का कार्य महाधमनी के द्वारा किया जाता है। अब देखो फुफ्फुसीय धमनी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जितनी भी धमनियां होती हैं, जितनी भी धमनी होती है इन सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। जितनी भी धमनियां, यानी कि सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, लेकिन एकमात्र ये है फुफ्फुसीय धमनी जो होती है इसमें अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी एकमात्र धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज। इसकी एक स्पेशल बात ये होती है कि ये क्या करती है, रुधिर को फेफड़ों से, ये क्या करती है, रुधिर को दाएं नीले से रुधिर को कहाँ पहुंचाती है, हर फेफड़ों में लेकर के आती है। यानी कि दाएं नीले से रुधिर को फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा किया जाता है। ये होती हैं धमनी, ये आगे जाकर की पतली पतली शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, धमनिकाएं कहते हैं। वो एक बार इसके बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, धमनी जो होती है ये रुधिर को हृदय से दूर ले जाती है। इनका मध्य कुंचुक मोटा होता है, इस कारण से इनका आंतरिक व्यास बहुत ही कम होता है शिराओं से, और इस कारण से जब रुधिर पंप करता है तो जो रुधिर का प्रवाह होता है बहुत ही तेज गति से होता है और अधिक दाब पर होता है। इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी इस प्रकार की धमनी होती है जिनमें अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। महाधमनी की बात करें तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। कंपटीशन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों से ही।
महाधमनी जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, ये रुधिर यानी हृदय से रुधिर को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य महाधमनी के द्वारा किया जाता है। ये बाएं नीले से रुधिर को लेकर के हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, वहां तक रुधिर को पहुंचाने का कार्य महाधमनी के द्वारा या एओर्टा के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, ये भी अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर लेकर इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है कि जितनी भी हमारे शरीर में पाई जाने वाली धमनियां होती है उनमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन एकमात्र फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी होती है या पल्मोनरी आर्टरीज एकमात्र ऐसी आर्टरीज होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ये रुधिर को दाएं नीले से कहाँ पहुंचाती है, फेफड़ों में लेकर के आती है, यानी हृदय से फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो धमनी होती है ये आगे पतली पतली शाखाओं में बटी होती है और इन शाखाओं को हम कहते हैं धमनिकाय। धमनियों की पतली शाखाएं, धमनियों की पतली शाखाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, धमनिकाय कहलाती हैं। धमनिकाय कहलाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। इनकी जो भित्ति होती है, इनकी जो भित्ति होती है ये भित्ति बनी होती है स्क्वामास एपिथेलियम कोशिकाओं की, यानी कि अंत उपकला या एंडोथेलियम की बनी होती है, अंत उपकला की बनी होती है। धमनिकाओं की जो भित्ति होती है वो अंत उपकला की बनी होती है और इनमें जो संयोजी उत्तक पाया जाता है और इन अंत उपकला की चारों ओर पेशियां पाई जाती हैं जो इनमें लगातार संकुचन भी करती रहती हैं। यानी कि धमनिकाएं जो होती हैं ये सामान्यतः इनकी भित्ति होती है वो अंत उपकला की बनी होती है और इनके चारों ओर पेशियां पाई जाती हैं, दृढ़ होती हैं ये और मजबूत होती हैं। यानी कि ये जो भित्ति होती है इनकी दृढ़ होती है, ये धमनिकाएं होती हैं। अभी ये धमनिकाएं क्या करती हैं, आगे जाकर के केशिकाओं में खुलती हैं, यानी कि धमनिकाएं ये जाती है फिर केशिकाओं में खुलती हैं, केशिकाओं में खुलती है। जिस स्थान पर धमनिकाएं केशिकाओं में खुलती है उस स्थान पर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे कहते हैं वर्तुल पेशीय अवरोधनी। वर्तुल पेशीय अवरोधनी पाई जाती हैं, यानी कि धमनिकाएं हैं जो केशिकाओं में जिस स्थान पर खुलती है उस स्थान पर वर्तुल पेशीय अवरोधनी पाई जाती है और ये पेशी क्या करती है, जो अवरोधनी होती है ये क्या करती है, केशिका जाल में रुधिर के प्रवाह का नियंत्रण करती है, रुधिर के प्रवाह का नियंत्रण करती है। धमनिकाएं और केशिकाओं के मध्य में वर्तुल पेशीय अवरोधनी पाई जाती है जो केशिका जाल में रुधिर के प्रवाह का नियंत्रण करती है। अब देखो जो केशिकाएं होती हैं इनकी बात करें तो ये बहुत ही पतली होती हैं, बहुत ही पतली शाखाएं होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि इनमें से जो आरबीसी हमारी जो रेड ब्लड कार्पसल्स या लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो भी इनमें से मुड़ करके गुजरती हैं। बहुत पतली शाखाएं होती हैं ये केशिकाएं जो होती हैं, ये हमारे शरीर में पूरे शरीर में फैल करके केशिकाओं का जाल बनाती हैं। और इनकी जो भित्ति होती है वो भी किसकी बनी होती है, अंत उपकला की बनी होती है। इनकी भित्ति अंत उपकला की बनी होती है और ये क्या होती है, जल व घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, जल व घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। केशिकाएं हैं ये हमारे शरीर में पूरे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स आती हैं उनको चारों ओर से घेरे रहती हैं और घेर करके केशिका जाल बना लेती हैं और इस जाल में रुधिर के प्रवाह का नियंत्रण कौन करती है, वर्तुल पेशीय अवरोधनी करती है।
और यहाँ से जब केशिकाओं में रुधिर आता है तो बहुत ही पतली शाखाएं होती हैं। इनकी जो भित्ति होती है अंत उपकला से बनी होती है या स्क्वामास एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है, जो क्या होती है जल व घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। यानी कि रुधिर में वाटर आता है, वाटर के साथ में जितने भी घुलित पदार्थ हैं जैसे ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, कार्ब जो वसाएं हो गई, ये सभी जो इसमें घुल करके आती है रुधिर में, इन सभी के लिए क्या होती है इनकी भित्ति पारगम्य होती है। पारगम्य क्यों होती है? कारण ये कि जितने भी हमारी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो इन्हीं केशिकाओं से क्या करते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं वो इन्हीं केशिकाओं से प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो अंत उपकला होती है ये जल व घुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। अब इसके बाद में जो केशिकाएं होती हैं ये आकर के खुलती है फिर सीरिकाओं में। अब हम सीरा और सीरिकाओं की बात कर लेते हैं और इसके बाद में हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। केशिकाएं जो होती हैं ये आकर के खुलती है सीरिकाओं में। सीरिकाओं में खुलती है। अब सीरिकाओं के विषय में देख लेते हैं। सीरिकाएं होती क्या हैं कि ये सीराओं की पतली शाखाएं होती हैं। सीराओं की पतली शाखाएं होती हैं। सीराओं की पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं? सीरिकाएं कहलाती हैं, यानी हम वेन्यूल्स कहते हैं। अब देखो इसमें रुधिर, केशिकाओं से रुधिर किस में आता है? सीरिकाओं में आता है। सीरिकाओं की जो भित्ति होती है ये बहुत ही दृढ़ होती है, पतली होती है और इस भित्ति के अंदर संयोजी उत्तक पाया जाता है। संयोजी उत्तक की बनी होती है और इस संयोजी उत्तक में अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। तंतु पाए जाते हैं और इस कारण से ये भित्ति क्या होती है? दृढ़ होती है। केशिकाएं होती हैं ये खुलती जाकर के सीरिकाओं में। सीरिकाएं सीराओं की पतली शाखाएं होती हैं और सीरिकाओं की जो भित्ति होती है वो बहुत ही पतली होती है, संयोजी उत्तकों से बनी होती है जिसमें अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो जो सीरिकाएं होती हैं ये आगे जाकर के खुलती है किसमें? सीराओं में खुलती है। सीरिकाएं आगे जाकर के खुलती है सीरा में। सीरा या इसे हम कहते हैं वेन। अब देखो सीरा काम क्या करती है? इसका मुख्य कार्य होता है रुधिर को हृदय में लेकर के आना। रुधिर को हृदय में लेकर आना। देखो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना कि जो धमनियां होती हैं वो क्या करती है? रुधिर को हृदय से क्या करती है? दूर ले जाती है, जबकि सीराएं होते हैं ये रुधिर को हृदय के पास लेकर के आती है। यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं या शरीर से रुधिर को हृदय में पहुंचाने का कार्य कौन करती है? सीरा करती है। इनका जो मध्य कंचुक होता है ये अभी हमने पीछे भी बात कर ली, एक बार फिर से करते हैं। मध्य कंचुक, मध्य कंचुक क्या होता है? इनका पतला होता है और इस कारण से इनका जो आंतरिक व्यास होता है, आंतरिक व्यास क्या होता है? अधिक होता है। किसकी तुलना में? यानी कि मध्य कंचुक इनका पतला होता है धमनियों की तुलना में और इसी कारण से क्या होता है? इनका आंतरिक व्यास होता है वो बहुत अधिक होता है और इसी वजह से रुधिर का जो प्रवाह होगा, रुधिर का प्रवाह है धीमा व कम दाब पर होगा। कम दाब पर होगा। रुधिर का प्रवाह धीमा व कम दाब पर होगा। देखो तेज प्रवाह ओनली किस में होता है? धमनियों में होता है। इसके बाद में केशिकाओं में भी रुधिर का प्रवाह बहुत ही धीमा होता है और जो सीराएं होती हैं सीराओं में रुधिर का प्रवाह धीमा व कम दाब पर होता है। इसका कारण मैंने शुरुआत में बता दिया कि इनका आंतरिक व्यास अधिक होता है। इस कारण से इनका जो रुधिर का प्रवाह होता है वो धीमा व कम दाब पर होता है और इसमें सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। उसी प्रकार से सबसे बड़ी सीरा हो जाएगी, सबसे बड़ी सीरा कौन सी हो जाएगी? ऊर्ध्व महासीरा। ऊर्ध्व व निम्न महासीरा।
उर्ध्व निम्न महाशिरा, ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी शिरा हो जाएगी। इससे वेना कवा भी हम कहते हैं। ये करती क्या है, ये रुधिर को शरीर से हृदय में लेकर के आती है। यानी कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी हो जाएगी, ऊर्ध्व निम्न महाशिरा वेना कावा हो जाएगी, जो रुधिर को शरीर के जितने भी अंग हैं वहां से हृदय में लेकर के आती है। यानी कि जो हमारा दायां आलिंद होता है उसमें रुधिर को लेकर के आती है ऊर्ध्व निम्न महाशिरा। कहाँ से, शरीर के जितने भी भाग हैं वहां से रुधिर लेकर के आती है। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि जितनी भी शिराएं होती हैं उन शिराओं में क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। सभी शिराओं में क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। और ये कपाट जो होती हैं शिरा की पूरी लंबाई में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई शिरा है तो इसमें इस प्रकार से कपाट पाए जाते हैं, ऐसे रुधिर मूवमेंट करता है। तो पूरी शिरा में क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। ये रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। यानी कि शिराएं जितनी होती हैं उन सभी शिराओं में पूरी लंबाई में कपाट पाए जाते हैं और ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकती हैं। सबसे बड़ी शिरा की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि जितनी भी शिराएं होती हैं इन शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन एकमात्र शिरा होती है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा, इसमें एकमात्र शिरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। जितनी भी शिराएं होती हैं उन सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन एकमात्र शिरा होती है फुफ्फुसीय शिरा जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। और ये क्या करती है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर के आती है और कहाँ पहुंचाती है, यानी कि बाएं आलिंद में पहुंचाती है। हृदय का जो बायां आलिंद होता है वहां पर रुधिर को पहुंचाती है, शुद्ध रुधिर को। एक बार फिर से देख लेते हैं। शिराएं जो होती हैं ये क्या करती है, रुधिर को हृदय की ओर लेकर के आती है, यानी कि पूरे शरीर से रुधिर को कलेक्ट करती है और हृदय में पहुंचाती है। इनका जो मध्य कंचुक होता है वो पतला होता है, इस कारण से आंतरिक व्यास होता है वो बहुत अधिक होता है और इसी वजह से रुधिर का प्रवाह धीमा व कम दाब पर होता है। सबसे बड़ी जो शिरा होती है वो ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा होती है। ये रुधिर को शरीर से हृदय में लेकर के आती है। शिराओं में क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं, पूरी लंबाई में फैले रहते हैं और ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। सभी शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन एकमात्र फुफ्फुसीय शिरा जो होती है इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। यहीं से क्वेश्चन, लगभग इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पल्मोनरी वेन या इसे हम कह सकते हैं फुफ्फुसीय शिरा, इसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। ये फेफड़ों से रुधिर को बाएं आलिंद में लेकर के आती है। इस प्रकार से हम तीनों वाहिकाओं के विषय में देख लिया है, धमनी, शिरा और केशिकाएं। ज़्यादातर जो बोर्ड की जो एग्जाम है 12th क्लास बायोलॉजी के लिए, उनके लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो शिरा और जो धमनी होती है इनमें डिफरेंस ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। या फिर अपवाद की जो क्वेश्चन है, जैसे फुफ्फुसीय शिरा में किस प्रकार का रुधिर प्रवाहित होता है तो कैसा हो जाएगा, शुद्ध रुधिर, जबकि फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा होता है तो उसमें अशुद्ध रुधिर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।